देखें नेक्स्ट है 3.4, कहते हैं टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम। स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। स्प्रिंग रिलीज करने के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज बनेंगी उसकी रेशियो क्या होगी। अभी देखें बिल्कुल क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो हैं क्योंकि दोनों रेस्ट में है। ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है। लेकिन जैसे स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा, जाहिर है ये इस तरफ को भागेगा और ये इस तरफ को। अब ये जो नई वेलोसिटी होगी इसे हमने क्या दिया v1 डैश, और इसकी जो नई वेलोसिटी है इसे क्या दिया v2 डैश। तो अब ये जो न्यू वेलोसिटीज है v1 डैश और v2 डैश, इनकी रेशियोज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो देखें ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे होल्ड करेगा। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा तो हम कहेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम्स ये दोनों आपस में इक्वल हुए। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम बनता है m1v1 प्लस m2v2, और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें v1 और v2 तो पहले ही जीरो थे, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड तो हो जाएगी जीरो। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। हमने रेशो फाइंड करनी है वेलोसिटीज की, तो क्या करेंगे, वेलोसिटीज को सेपरेट करेंगे। तो पहले इसको लिखा जाएगा m1v1 डैश नेगेटिव साइन के साथ, और इसी तरह m2v2 डैश। अब रेशो फाइंड करनी है v1 रेशो v2, v1 डैश रेशो v2 डैश। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ m2 डिवाइडेड बाय m1, एंड दिस इज द फाइनल रेशो। यस, क्लियर। हाँ जी, आगे समझ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फिर नंबर 5 की तरफ। 3.5 सर इसमें जो बुक है उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। यस बिल्कुल, नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। उसने वेलोसिटीज की रेशो के मैग्नीट्यूड्स बताए हुए हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है कि v1 और v2 डैश की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वो यहां से भी दिखाई दे रहा है ना, तो डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन आया है। आगे समझ। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5, एन अमोएबा। पता नहीं अभी क्या लफ्ज है, आप लोगों को ही पता है, बायो पढ़ने वाले, मुझे तो नहीं पता। एन अमोएबा ऑफ, बस जो भी है अमेबा ही होगा। एन अमेबा ऑफ मैस 1.010 रेज़ टू पावर -12 kg, ये इसका मैस आ गया जो कि है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 kg, ये इसका है मैस। propels itself through the water by blowing a jet of water through a tiny orifice. The amoeba ejects water with a speed. अब वाटर जितनी स्पीड से इजेक्ट करेगा, जाहिर है जब वो पानी में आगे की तरफ जाएगा तो वो क्यों आगे जाता है, जैसे हम मूव करते हैं जमीन पे, हम जमीन पे हमारी मूवमेंट कैसे पॉसिबल होती है, हम अपने पाँव से जमीन को पीछे पुश करते हैं तो जमीन का रिएक्शन हमें आगे की तरफ पुश करता है, तो हम उस रिएक्शन की वजह से चलने के काबिल होते हैं। इसी तरह जो जानदार पानी में तैरते हैं वो भी इसी वजह से तैरते हैं कि वो क्या करते हैं, वो पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो पानी का रिएक्शन उन्हें आगे पुश करता है, तो इस तरीके से उनकी वो जो है स्विमिंग है, उनकी फ्लोटिंग है, वो पॉसिबल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि वो क्या कर रहे हैं, propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice. The amoeba ejects water. अब वो जो वाटर को इजेक्ट कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से इजेक्ट कर रहे हैं, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 की स्पीड से, ठीक है। तो ये अब देखें यहाँ पे टोटल दो बॉडीज बनती हैं, ये सिस्टम पूरे का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये दो बॉडीज के मिलने से बनते हैं, एक है अमेबा और दूसरी बॉडी है वाटर खुद। तो अमेबा के मैस को m1 का और उसकी वेलोसिटी को v1 का नाम दूंगा, और इसी तरह वाटर के मैस और उसकी वेलोसिटी को m2 और v2 का नाम दूंगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि वाटर की वेलोसिटी बताई है तो इसलिए मैं लिखूंगा v2। सो v2 इज इक्वल टू व्हाट, कितनी वेलोसिटी बताई है, ये बताइए 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एट अ रेट ऑफ, अब ये वाटर का ही बताया हुआ है मैस पर यूनिट टाइम, एट अ रेट ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13, तो ये लिखा हुआ है मैस पर यूनिट टाइम, यानी m2 डिवाइडेड बाई t, क्योंकि ये
पैरामीटर जो है ये वाटर के लिए उसने एक्सप्लेन किया, वाटर के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 किलोग्राम पर सेकेंड। कहते हैं assume that the water is being continuously replenished, पता नहीं क्या लफ्ज है, मुझे नहीं पता, पढ़ लें खुद ही, जो भी देख लें। so that the mass of the amoeba remains same। अब फाइंड हमने क्या क्या करना है? पार्ट ए में फाइंड करना है if there were no force on amoeba other than the reaction force caused by the emerging jet, what would be the acceleration of amoeba? तो अमेबा का एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, ठीक है। A1 लिख देता हूं क्योंकि अमेबा के मैस और उसकी वेलोसिटी को M1 V1 का नाम दिया है और उसी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसे मैं A1 का नाम दे देता हूं। अच्छा, अब जरा देखिए, जितनी फोर्स वाटर एग्जर्ट करेगा अमेबा पे, उतनी ही फोर्स अमेबा वाटर पे भी एग्जर्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये मैग्नीट्यूड में हुई इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट जरूर होंगी, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो ये मैंने लिख दिया F1 इज इक्वल टू F2। F1 इज फोर्स ऑन अमेबा एंड F2 इज फोर्स ऑन वाटर, ठीक है। अब मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है A1, यानी अमेबा का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा M1 A1, जबकि इसके केस में मैं लिख दूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एम ए के इक्वल भी होती है और फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होती है, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने M1 A1 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए A1, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा। और इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि वाटर के केस में मुझे मैस पर यूनिट टाइम गिवन है और वो यहीं से निकलेगा, वो यहां से नहीं निकल सकता। तो इसलिए अगले स्टेप में मैं लिखूंगा M1 A1 इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिखा मैस, ये लिखी इसकी वेलोसिटी और ये लिखा टाइम, और लिखूंगा M2 V2। अब देखें M2 डिवाइडेड बाई T की वैल्यू मुझे गिवन है ना, और V2 की वैल्यू अलग से गिवन है और M1 की वैल्यू अलग से गिवन है, तो यहां से इजीली मैं A1 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये लिखा M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 T और यहां से A1 एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वैल्यूज आपने पुट करनी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई मसला है। इसको ऐसे लिखने चलें, मजीद आसान में कर देता हूं, इसको लिख दें M2 डिवाइडेड बाई T इंटू V2 डिवाइडेड बाई M1। अब देखें M2 बाई T जो है इसकी वैल्यू गिवन है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, और V2 और M1 दोनों की वैल्यूज अलग अलग से गिवन है, वो भी यहाँ पे पुट कर दें और इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, हो जाएगा। जी सर। चलें, ये तो हो गया पार्ट ए। अब मैं पुट नहीं कर रहा वैल्यूज, ये आप लोग खुद ही कर लें, बिला वजह बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से। पार्ट बी की तरफ हम आते हैं। पार्ट बी में वो क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है इफ अमेबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, अमेबा वाटर में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर ऑन अमेबा? तो सराउंडिंग वाटर जो है अमेबा पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सराउंडिंग वाटर अमेबा पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? तो याद रखें, सराउंडिंग वाटर अमेबा पे वही वाली फोर्स एक्सर्ट करेगा जो फोर्स हम यहां से कैलकुलेट करेंगे इस वाले फार्मूला से। ये F2 कौन सी वाली फोर्स थी? F2 थी फोर्स, जी बताएं कौन सी वाली फोर्स है, पहले बताएं। F1 कौन सी वाली? फोर्स ऑन वाटर। F1 कौन सी वाली फोर्स फोर्स है? ऑन अमेबा। फोर्स ऑन फोर्स ऑन अमेबा। यस। और F2 कौन सी वाली फोर्स हुई फिर? फोर्स ऑन वाटर। फोर्स ऑन वाटर। तो जितनी फोर्स वाटर पे एग्जर्ट होगी, वाटर उतनी फोर्स वापस एग्जर्ट करेगा। तो आप सिंपली इस फॉर्मूला से फाइंड कर लें फोर्स ऑन वाटर, जो कि है डेल्टा P बाई T, जो कि क्या बनेगी M2 बाई T इंटू वेलोसिटी। पुट करें यहाँ पे वैल्यूज, आपके पास F2 फोर्स आ जाएगी, और जो F2 फोर्स होगी फोर्स ऑन वाटर, तो सेम इतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी फोर्स बाय वाटर। समझ आ गई बात की? हो जाएगा। जी सर, क्लियर है। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट, आगे चलता हूं मैं 3.6 की तरफ। जी सर, ले लिया। ओके, जी आमना, फिर आपने क्या डिसाइड किया, पिंडी बोर्ड या फेडरल बोर्ड?
सेल्फ इन दी बॉडी। क्यों? अच्छा देखें, नेक्स्ट है 3.6। अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर, पटाखा, ऑफ निग्लेजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन। वो होते हैं ना, लड़के डाल देते हैं पटाखे किसी बोतल के अंदर, किसी कैन के अंदर, तो ऐसा ही एक काम इस लड़के ने भी किया है। उसने पटाखा एक कैन के अंदर डाल दिया और कैन का मैस बता दिया 40 ग्राम्स। कैन का मैस है 40 ग्राम्स, और जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 0.04 केजी। अच्छा मजीद आगे देखें, ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक। कैन कैन के अंदर पटाखा डाला और उसी कैन को एक और कोई वुडन ब्लॉक है उसके साथ उसने कनेक्ट कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया, बांध दिया, या किसी भी तरीके से उसने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो बहरहाल देखें, मतलब ये वो कैन है, सपोज ये वो कैन है जिसके अंदर पटाखा डाला है, और इसी कैन को एक लकड़ी के ब्लॉक के साथ उसने जोड़ दिया है। ठीक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, लाइक दिस। इस तरीके से लकड़ी के ब्लॉक के साथ उसने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद करेगा क्या? अब इस कैन के अंदर पटाखा मौजूद है, लकड़ी का ब्लॉक जो है वो इस कैन के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, कहता है कि लकड़ी का जो ब्लॉक है इसका जो वेट है वो है 200 ग्राम। तो इसको मैं कह देता हूं M2, और ये है जी 200 ग्राम, जो कि बनेगा 0.2 kg। इसके बाद ये करता क्या है? आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर, पटाखे को उसने लगाई आग, और उसके बाद क्या किया? ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। ये जो पूरे का पूरा जो सिस्टम बन गया कैन और वुडन ब्लॉक का, कहते हैं इसको उठा के इसने ऐसे ऊपर फेंक दिया हवा में। होगा क्या फिर? इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। जब वो बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये फट जाएगा, पटाखा फट जाएगा। अब जैसे ही पटाखा फटेगा, इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों जो पहले आपस में कनेक्टेड थे ये हो जाएंगे सेपरेट, और सेपरेट हो जाने के बाद ये वुडन ब्लॉक जो है, इस वुडन ब्लॉक की स्पीड उसने बता दी है कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ये वुडन ब्लॉक है, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। सवाल उसका ये है, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग? तो इस कैन की स्पीड कितनी होगी, आप ये कैलकुलेट करके बताएं। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखें, वुडन ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक के मैस को M2 का है, तो उसकी स्पीड को मैं V2 कह देता हूं, और वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। जबकि कैन की स्पीड V1 वो मैंने फाइंड करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, और क्योंकि पटाखे के फटने के बाद की स्पीड है, तो इसलिए इनके ऊपर मैं डैश लगा देता हूं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है? डेफिनेटली Yes, आइसोलेटेड sir. सिस्टम है, यस क्योंकि सर, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। तो मैं इजीली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब मैं अप्लाई करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसके मुताबिक वंस अगेन M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। अब देखें, ये पटाखा फटा किधर था? जब वो बिल्कुल, ये पूरे का पूरा सिस्टम जब बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा, और हमें पता है कि पीक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो जब जीरो। पीक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसका मतलब है पटाखा फटने से पहले का ये जो मोमेंटम है, एक्सप्लोजन से पहले का जो मोमेंटम है, ये सारे का सारा हो जाएगा जीरो, क्योंकि पीक पॉइंट पे V1 भी जीरो हो चुकी होगी, V2 भी जीरो हो चुकी होगी। सो ये सारे का सारा तो हो गया जीरो। अब मजीद आगे देखें, M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू 0.04 kg, और V1 डैश कितना है? V1 डैश ही तो हमने फाइंड करना है, प्लस M2 0.2 kg, बस यहां से आगे अब कर लीजिएगा, और V2 डैश की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट करें और V1 डैश यहां से फाइंड कर लें। ठीक है, नेगेटिव साइन जो आएगा उसको इग्नोर कर दें, या इग्नोर ना भी करें तब भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों V1 डैश और V2 डैश एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो नेगेटिव साइन जस्ट हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा कि बोथ ऑफ दीज वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है जी, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। जी सर, ले लिया है। नेक्स्ट आते हैं जी 3.7 की तरफ।
3.7 है एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैस हमें बता दिया गया है जो कि है 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मैस हमें बता दिया गया। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें बता दी गई है, इसे m1 कह देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v1 कह देता हूँ, और वो वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ जाके ये कोलाइड करता है, और हाइड्रोजन एटम का मैस हमें बताया हुआ है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। कहता है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो V2 फिर कितना आ गया, V2 आ गया 0। Assuming the collision to be perfectly elastic and a motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom। यानी आफ्टर कोलिजन जो है हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब है V2 डैश हमें फाइंड करना है। कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। अब सबसे पहले तो देखें केस कौन सा बन रहा है, ये देख लें अब, क्योंकि उसने यहाँ पे कह दिया ना कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका मतलब है ये वो वाला टॉपिक आ गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उसके वो जो दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे V1 डैश और V2 डैश जो हमने कैलकुलेट किए थे, उनमें से कोई एक यहाँ पे यूज होना है। तो सबसे पहले देखें मूव कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, दिस इज इलेक्ट्रॉन। कोलाइड किससे करता है, हाइड्रोजन एटम से, ठीक हो गया, और इस डायरेक्शन में मूव करता आ रहा था। इसके बाद होता है कोलिजन, यहां पे हुआ कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन एटम। अब हमें पता है कि जो पीछे से मूव करता हुआ आता है उसके मैस को m1 का हम नाम दे देते हैं और उसकी वेलोसिटी को v1 का नाम देते हैं, और जो जिसके साथ कोलिजन हो रहा है उसके मैस को m2 का और उसकी वेलोसिटी को v2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह मैसेज तो m1 और m2 ही रहेंगे, लेकिन वेलोसिटीज इनकी v1 डैश और v2 डैश हो जाएंगी। अब v2 डैश हमें कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है, तो देखें फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। तो v2 डैश का फार्मूला था क्या, v2 डैश का फार्मूला था 2m1 v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस का साइन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2। ठीक है जी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हमें वो ये कहता कि आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर हम v2 डैश ना कैलकुलेट करते, फिर v1 डैश कैलकुलेट करते। क्यों, क्योंकि मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो जब मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी जो पीछे से आके कोलाइड कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैस m1 v1 होगा और आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कहता तो फिर हम v1 डैश कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कह रहा है तो इसलिए v2 डैश हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब खैर वैल्यूज पुट करें, तो ये वैल्यूज आपने खुद ही पुट कर लेनी है, ये काम अब आपने आगे खुद ही करना है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अलबत्ता क्योंकि v2 वेलोसिटी जो है, v2 वेलोसिटी कौन सी है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है हाइड्रोजन की, और वो उसने खुद ही कह दिया था कि वो रेस्ट पे है, जिसको हमने जीरो ले लिया था, तो ये पूरे का पूरा तो हो जाएगा जीरो। बस अब बाकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें और आंसर्स फाइंड कर लें। हो गया जी क्लियर? जी सर क्लियर है। चलें फिर ले लें इसका स्क्रीनशॉट। आगे आते हैं, ये कौन सा था, 3.7 था, नेक्स्ट है 3.8। जी सर ले लिया है। ओके, नेक्स्ट है जी 3.8। 3.8 में कहता है अ ट्रक वेइंग 2500 kg, एक ट्रक है उसका वेट है 2500 किलो, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। तो v1 कितना आ गया, 21 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, एक कार रेस्ट में थी, उसको जाके मारता है टक्कर, और उस कार का वेट कितना बताया हुआ है, m2 का नाम दे देता हूं मैं इसको, उसका वेट बताया हुआ है, मैस सॉरी, उसका मैस बताया हुआ है 1000 kg। द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट,
कोलिजन होने के बाद दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी ट्रक जो उस कार को घसीटता हुआ साथ ले जाता है। तो जब घसीटता हुआ साथ ले जाता है तो इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटी अब सेम हुई, और यही वेलोसिटी उसने हमें फाइंड करने का कहा है। कहता है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर इसकी वेलोसिटी को, कार की वेलोसिटी को मैं v2 का नाम दे देता हूं, कार वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अगर मैं v2 का नाम दे देता हूं, तो अब हमने फाइंड करना है v, जो कि क्या होगा, v इक्वल टू v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश, यानी कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज हैं ये वेलोसिटी सेम हो जाएं और इनको मैं v का नाम दे बैठा हूं, और यही वेलोसिटीज हमें फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, वंस अगेन ये पूरा कार और ट्रक का जो सिस्टम है दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अप्लाई करूंगा तो वंस अगेन m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और अभी मैं कह चुका हूं कि v1 डैश और v2 डैश सेम होंगे क्योंकि खुद उसने बताया हुआ है, और इन्हें कॉमन नाम दे दिया v का। सो अगले स्टेप में लिख सकता हूं मैं m1 v1 प्लस m2 v2, सॉरी इक्वालिटी साइन था, इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v, दोनों की जगह v लिख दिया, v1 डैश की जगह भी और v2 डैश की जगह भी, और यही कॉमन वेलोसिटी v जो है यही हमें कैलकुलेट करने का कहा हुआ है। तो यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से v को कॉमन ले लेता हूं, और v जब कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब v को यहीं पे रहने दें क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करना है, बाकी सारा कुछ उठाया और उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। दिस इज इक्वल टू v। अब सारी वैल्यूज गिवन है, m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है, v1 भी गिवन है, v2 भी गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। सॉरी v2, एक मिनट, v2 यस v2 गिवन है ना, कार स्टेशनरी थी तो v2 की वैल्यू कितनी हुई, वो हुई 0। 0। तो सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पुट करें और ये कॉमन वेलोसिटी v फाइंड कर लें। आगे समझ बात की? जी सर क्लियर है। चलें फिर ले लें इसका भी स्क्रीनशॉट। जी सर ले लिया है। ओके, आते हैं 3.9 की तरफ। बस आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल है क्योंकि अगले सारे न्यूमेरिकल्स अब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, 6 न्यूमेरिकल, तो कल ही देखेंगे फिर इनको। अच्छा देखें जी, 3.9 में कहता है 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज m1 मैस कितना है 2 kg और m2 मैस है 5 kg, ये दो ब्लॉक्स हैं, आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, यानी फिर वही सेम केस बन रहा है जो अभी हमने किया था एक न्यूमेरिकल इसी तरह का। ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है ये दोनों, एक है m1 दूसरा है m2। होगा क्या, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जूल। अभी स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग के कंप्रेस होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल्स। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज आपने कैलकुलेट करनी है, यानी v1 डैश भी कैलकुलेट करना है रिलीज होने के बाद, रिलीज होने से पहले तो रेस्ट पे है तो 0 ही होगी, मैं लिख भी देता हूँ चले यहाँ पे, v1 भी 0 है v2 भी 0 है, तो रिलीज कर देने के बाद इनकी वेलोसिटीज वो हमने कैलकुलेट करनी है, v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड, कि स्प्रिंग ने अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है ब्लॉक को रिलीज होने के बाद स्प्रिंग ने अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक्स को डिलीवर कर दी है। तो कहता है आपने ये दोनों वेलोसिटीज v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट करनी है। देखें अब दो पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, दो अननोन्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, और हमें पता है मैथ का रूल कि जितने अननोन्स होते हैं कम से कम उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर अननोन एक हो तो एक इक्वेशन काफी होती है,
लेकिन अननोन अगर दो हैं तो अब कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करेगा आइसोलेटेड सिस्टम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करेगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसलिए होल्ड करेगा, जाहिर सी बात है कि जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जब ब्लॉक्स मूव करना शुरू करेंगे तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह होल्ड करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी था कि जो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होल्ड करता था। अब यहाँ पे तो कोलिजन की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो सिंपली एक जो है मैसेज है वो कनेक्टेड है इसके स्प्रिंग के साथ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बहरहाल होल्ड करना है हर जगह पे, तो यहाँ भी होल्ड करेगा। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और दूसरी इक्वेशन मिलेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज कर लेता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखें जी क्या लिखा जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अच्छा, अब ये सारे का सारा तो हो जाएगा जीरो, क्यों? क्योंकि रिलीज करने से पहले दोनों वेलोसिटी जीरो थी, ये सारा तो हो गया जीरो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, m1 कितना है, वो है 2, सो बनेगा 2v1 डैश प्लस m2 कितना है, वो है 5, सो 5v2 डैश। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन तो बन गई। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब हमने अप्लाई करना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब ये रिलीज हो जाएगा और रिलीज जब हो गया अपनी एक्सट्रीम्स पे पहुंचेगा, सॉरी जैसे ही ये रिलीज होगा तो जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल्स की जो एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो उस केस में फिर हम लिख सकते हैं कि 1/2 m1 v1 डैश प्लस 1/2 m2 v2 डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वही तो होगी वो जो पोटेंशियल एनर्जी की जो पीक वैल्यू थी 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 10। हाँ जी, ये चीज समझ आइए? जी सर समझ आ गई है। सर v1 डैश का स्क्वायर होगा? और बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। अच्छा आप जरा देखिएगा, अब यहां से भी ये 2 1/2 कॉमन आएगा, कॉमन जब आएगा तो अगले स्टेप में 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 20। वैल्यूज पुट कर दें, देखें m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो बना 2v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू है 5, तो 5v2 डैश का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 20। ये नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब सिंपली आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 से किसी एक की वैल्यू सेपरेट कर लें, चाहे v2 की सेपरेट करें चाहे v1 की सेपरेट करें, और यहाँ लाके पुट कर दें। यहाँ से नहीं सेपरेट करनी, ये आपको याद होगा 10th क्लास में मैंने वो 2.7 एक्सरसाइजेज 2.7 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हमेशा लीनियर से वैल्यू सेपरेट की जाती है, लीनियर इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की जाती है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर से वैल्यू सेपरेट करें, क्वाड्रेटिक में पुट करें। तो यहां से आप वैल्यू सेपरेट कर लें किसी एक की, v1 या v2 की, उसको वहां पुट करें। अगर v1 की वैल्यू यहां से सेपरेट की है, वहां पुट करने से v2 की वैल्यू आ जाएगी, और जब v2 डैश की वैल्यू आएगी वो दोबारा यहां पुट करें तो v1 डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। जी हो जाएगा अब यहां से आगे? यस यस सर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम?